हेलो विद्यार्थियों, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू आईएनडी क्लासेस। आईएनडी क्लासेस में मैं सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। इन दोनों लेक्चरों में पहले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि आवेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है और कैसे इसका मात्रक बनाया जाता है, क्या इसकी विमा होती है और कार्य कैसे करता है। जबकि इसके दूसरे लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कूलाम का नियम। कूलाम क्या है? आवेश, जिसका मैंने जैसे पहले भी कहा था आपसे कि कूलाम वो वैज्ञानिक है जिन्होंने आवेश की खोज की। लेकिन कैसे की बेटा? आवेश की पूरी खोज उन्होंने लिखित की है। जबकि इससे पहले जितने वैज्ञानिकों ने आवेश के बारे में बताया था वो सब काल्पनिक घटनाएं थी, इसलिए उनको ज्यादा से स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। लेकिन जो कूलाम साहब आए, उन्होंने आवेश को उत्पन्न किया, आवेश को बनाया, आवेश को सीखा और आवेश को एक लिखित भाषा में प्रयोग किया और इस आधार पर उनके नाम से ही कूलाम का नियम बनाया गया था। तो अपन जो पिछली वीडियो में कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम सिद्ध करते समय अपन ने कहीं ना कहीं परावैद्युतांक पदार्थ के बारे में पढ़ा था। अब कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर ये परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है, तो आज हम लोग सिर्फ इसी के बारे में सीखेंगे कि परावैद्युतांक पदार्थ क्या होता है। तो देखो बेटा, बात करते हैं कि माध्यम क्या होता है। परावैद्युतांक पदार्थ को सीखने के लिए पहले हम लोग माध्यम के बारे में जानते हैं। तो माध्यम बेटा 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हमें पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक उसी प्रकार से माध्यम भी 3 प्रकार के होते हैं। हमारा द्रव का माध्यम होता है, ठोस का माध्यम होता है और गैस का माध्यम। अब इन तीनों माध्यमों में आवेश का मान अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि सभी माध्यमों में यदि आप आवेश रख देंगे, आवेश यानी चार्ज रख देंगे, तो तीनों माध्यमों में यह काम अलग अलग करते हैं। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि आवेश किस माध्यम में है, इसलिए उनके मान को हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि परावैद्युतांक पदार्थ की डेफिनेशन क्या होती है। ध्यान दीजिएगा कि परावैद्युतांक पदार्थ को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहा जाता है बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे पहला भी मैं कह चुका हूं आप लोगों से कि पहले मैं ये कह चुका हूं कि हमेशा हर चीज को समझने की कोशिश किया करो बेटा। याद नहीं करना है, याद करोगे तो भूल जाओगे, एग्जाम के गेट तक जाओगे और भूल जाओगे। समझोगे तो जीवन भर याद रहेगा और किसी को आप सिखा भी सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि परावैद्युतांक पदार्थ वह पदार्थ है। क्या बेटा कह रहा है? परावैद्युतांक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि आवेशों को किस माध्यम में रखा हुआ है। जैसे मैंने बता दिया ना, माध्यम क्या होता है? 3 प्रकार के। तो आवेशों को किस माध्यम में रखा गया है? क्योंकि अलग अलग माध्यमों के लिए, हमेशा याद रखना बेटा, अलग अलग माध्यमों के लिए आवेश का मान अलग अलग होता है। अब अतः किसी पदार्थ के लिए निरपेक्ष की वैद्युतशीलता क्या होती है अभी बताऊंगा, और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक पदार्थ कहते हैं। ये क्या है बेटा? इसकी छोटी सी डेफिनेशन बताई गई है कि निरपेक्ष की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग परावैद्युतांक पदार्थ कहते हैं। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, यानी किसी पदार्थ माध्यम में रखा होना, जबकि निरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक कांस्टेंट माध्यम में ही होना। तो इन दोनों के अनुपात को परावैद्युतांक पदार्थ कहते हैं और इसे K से प्रदर्शित करते हैं बेटा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। जैसे मैं पहले बता चुका हूं बेटा कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 ये अलग अलग माध्यमों के लिए प्रदर्शित करते हैं। अब एप्सिलॉन बराबर को क्या कहते हैं बेटा? एप्सिलॉन होता है निरपेक्ष की वैद्युतशीलता, जबकि एप्सिलॉन 0 क्या होता है बेटा? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये निरपेक्ष की वैद्युतशीलता कहलाती है और इसे निर्वात की वैद्युतशीलता। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा नोट। नोट में क्या लिखा जाएगा कि सभी माध्यमों के लिए परावैद्युतांक पदार्थ का मान अलग अलग होता है। मतलब किसका मान अलग है? K का मान सभी के लिए अलग अलग होता है। जैसे वायु के लिए K का मान कितना होता है बेटा? 1। तो याद रखना, वायु के लिए K का मान 1 होता है, जबकि धातु के लिए K का मान अनंत होता है। क्योंकि धातुओं में इसका मान अनंत इसलिए बताया गया क्योंकि धातु में आप धातु कितनी बड़ी हो,
यदि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो संपूर्ण धातु में आवेश का प्रवाहित होगा, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें उत्सर्जित होंगे, इसलिए इसका मान अनंत होता है। ठीक, द्रव के लिए K का मान 80 होता है, द्रव। और ये याद रखना बेटा, ये 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है कि द्रव दो प्रकार के होते हैं, एक पतला द्रव, एक गाढ़ा द्रव। पतले द्रव में हम लोग पानी को लेते हैं, जबकि गाढ़े द्रव में सबसे गाढ़ा द्रव हम लोग शहद और लावा को कहा जाता है, याद रखना। तो दोनों के लिए अलग अलग मान होता है। जबकि कांच के लिए इसका बेटा मान होता है 2.5 से लेकर 4.5 तक, यानी 2.5 से लेकर 4.5 तक इसका मान होता है। किसका मान होता है? परावैद्युतांक पदार्थ। जबकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए, ये आपके पिछले साल के पेपर में आया था कि वैद्युत रोधी पदार्थ के लिए K का मान कितना होता है बेटा? 6। याद रखना, वैद्युत रोधी पदार्थ के लिए K का मान 6 होता है। अब बात आती है वैद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं, तो वे सभी पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह शून्य हो अथवा कम हो, उसमें उन सभी पदार्थों को हम लोग वैद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। याद रखिएगा, इसके लिए K का मान कितना होता है बेटा? 6 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग ने परावैद्युतांक पदार्थ वाले इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। यदि आपको कभी भी या इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट में करके आराम से लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, तो अपना क्वेश्चन आप रख सकते हैं। याद रखिएगा बेटा कि यहाँ को इसको आपको समझना बहुत आवश्यक है। अब आप क्या करिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबके सब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से इसको लिख लीजिए। मैं थोड़ा देर के लिए साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुरंत इसके बाद आप अगले टॉपिक पर अपन लोग चलेंगे, अभी चलेंगे बिल्कुल। हाँ, जैसा कि हमने अभी पिछले वाले वीडियो में देख लिया कि हमने अपना लेक्चर्स परावैद्युतांक बराबर पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अब परावैद्युतांक के बाद हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, आज नया टॉपिक पढ़ते हैं। नया टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये बता लेते हैं कि हम लोग नया टॉपिक क्या सीखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने कूलाम के नियम का सत्यापन किया था। तो कूलाम के नियम का सत्यापन क्या होता है बेटा, कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और परावैद्युतांक पदार्थ के व्युत्क्रमानुपाती, जैसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि कभी कभी ऐसा होता है बेटा, एग्जाम में कूलाम का नियम नहीं पूछा जाता, क्योंकि क्या है भाई कि वहां पर जो एग्जाम पेपर बना रहे हैं तो वो कहानी में ट्विस्ट ला देते और कूलाम का नियम ना देकर एक नया वर्जन बना देते और कह देते कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए। अब भाई ये कौन क्या होता है, ये क्या है सदिश स्वरूप, ये कहां से आ गया? तो आज हम लोग बात करते हैं अपने इस टॉपिक में कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ये सदिश स्वरूप क्या होता है बेटा? सदिश स्वरूप का मतलब एक प्रकार से आप कह दीजिए कि कूलाम का ही नियम है, उसी को नया डेरिवेट करके बस अब उसमें न्यूटन के तीसरे नियम का प्रयोग किया गया। किसके नियम का? न्यूटन के तीसरे नियम का प्रयोग किया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या है। तो ध्यान से देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। याद रखना, हर एक चीज को नोट करते हुए चलना। और यदि वीडियो थोड़ी सी आपको लगे जल्दी हो रही है, ज्यादा हो रहा है वो समझ, तो पॉज करके उसे लिख लिया करो, लेकिन लिखा सब चीज करो। लिखित हुई चीज आपके एग्जाम में याद करने के लिए काम आएगी, कहानियां याद नहीं आएगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है बेटा? कूलाम्स लॉ ऑफ वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में सदिश का मतलब होता है वेक्टर। देखिए क्या लिखा है कि माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, जैसे पहले भी अपन ने कहा है कि दोनों के दोनों आवेश कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, कभी भी समान आवेश नहीं लिया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, समान आवेश लेंगे तो फॉल्ट हो जाएगा आपके कॉपी पर भी, मार्क्स पर भी और प्रकृति पर भी। इसलिए विपरीत आवेश लेना, याद रखिए इस बात को। तो दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 बिंदु A और B पर रखे हुए हैं। देखिए बेटा, बिंदु A और B पर दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 रखे हुए हैं।
इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अब आवेश रखें कितनी दूरी पर रखें नहीं पता आपको, तो अपन दूरी क्या मानेंगे, अपन मानेंगे स्मॉल r दूरी। तो दोनों बिंदु आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों पर या तो आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण। अब भाई ये क्यों लग रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है दोनों बल अलग अलग हैं, तो अगर समान होंगे तो प्रतिकर्षण आएगा और विपरीत होंगे तो आकर्षण बल होगा। तो दोनों बिंदुओं पर लगने वाला बल अलग अलग विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखिए विपरीत बल F12 और F20 बल लगाए जाते हैं, तब बिंदु A से B की ओर जाने पर लगने वाला बल। और जब भी बल ज्ञात करें तो याद रखिएगा कूलाम का नियम ही लगाएंगे हम लोग। कूलाम के नियम में साहब उन्होंने जब बल दे दिया, फॉर्मूला दे, तो उनका ही प्रयोग करेंगे ना, कूलाम का नियम लगाएंगे। तो एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं कि दो बिंदु आवेश है हमारे पास, A और B दो बिंदु हैं जिस पर अलग अलग आवेश रखे हुए हैं। एक पर Q1 आवेश, एक पर Q2 आवेश, दोनों कितनी दूरी पर रखें, स्मॉल r दूरी पर रखें। अलग अलग इन पर विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, एक पर F12 एक पर F20 बल, और इन पर कितनी त्रिज्याएं रखी हुई हैं। ये देखो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर R12 कैप और R21 कैप, ये क्या है बेटा, ये सदिश स्वरूप को प्रदर्शित करता है। इसलिए आपके को ये दिखाई दे रहा होगा कि R के ऊपर कुछ लगा है, ये भाई कैप कहलाता है। R कैप मतलब टोपी, ये R के ऊपर टोपी लगी, इसको कैप कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्या प्रदर्शित करता है, ये एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब होता है एकांक सदिश, इसलिए हम इसको सदिश स्वरूप में लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कहां से, बिंदु A से B की ओर जाने में लगने वाला कूलाम का नियम, तो A से B की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहले बिंदु A पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, F12 यानी कि कूलाम का नियम का प्रयोग करेंगे। 1/4πε0 Q1 Q2 R²। और यहां से आप यहां पहुंच गए। सबसे पहले देखिएगा आपने A से शुरुआत की और B पर पहुंचा, B पर एकांक सदिश क्या है, R21 कैप। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, R21 कैप, और इसको समीकरण 1 लिखकर छोड़ दीजिएगा। बस इतना ही करना है। अब क्या करेंगे, अब बहुआ आप वहां तक तो पहुंच गए, अब वापस आओगे कि नहीं आओगे घर, घर तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो कहां जाओगे, तो वापस आप बिंदु B से A की ओर जाओगे। तो बिंदु B से A की ओर लगने वाला, फिर कूलाम का नियम लगाइए। अब एक बात बताइए कि बिंदु B पर कौन सा बल कार्य कर रहा है, F21 कार्य कर रहा है, तो आप F21 लिखेंगे। बराबर में क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 R²। अब आप आ गए बिंदु A पर, तो एकांक सदिश क्या हो जाएगा, R12 कैप हो जाएगा। कैप का मतलब है ये एकांक सदिश। फिर से बात नोट करिए। अब क्या करना है भैया, अपन को न्यूटन के तीसरे नियम, अरे बहुत ही खतरनाक नाम है, न्यूटन चाचा का नाम आ गया। और कुछ बच्चों का ये कहना था, सर एक बात बताएं, न्यूटन के सर पे सेब क्यों गिरा, अगर हम होते तो पत्थर पटकते, ना वो रहता ना फिजिक्स रहती, काय को हमको परेशानी होती और क्यों ये नियम बनते। अब लेकिन हमको ये सारे नियम का प्रयोग करना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो हमने कौन सा नियम लगा रहा है, याद रखिएगा, हम लगा रहे हैं न्यूटन का तीसरा नियम। बेटा न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये कौन सा नियम होता है कि न्यूटन बताते थे कि हर एक क्रिया के विपरीत में, हर एक क्रिया के विपरीत में क्या लगाया था, एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। यानी कि इस वस्तु को आप उठाए हुए हो, देखिए ऐसे समझते हैं, इस वस्तु को आप उठाए हुए हो, इस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला वस्तु का भार, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा, वस्तु का भार कहाँ काम कर रहा है, यदि हम इसको छोड़ दे तो कहाँ काम आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और दूसरा हमारे द्वारा इसको उठाने में लगने वाला बल। तो दोनों कैसे कार्य कर रहे हैं, विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। इसलिए बेटा याद रखना कि R12 क्या बराबर माइनस का साइन जरूर आएगा बेटा, विपरीत है इसलिए R21 कैप। ये दोनों आपस में कैसे हो गए, बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को देखिए।
समीकरण 2 का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 12 दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 12 दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बदलाव करके 21 कर देंगे। R21 कर दिया। अब अपन को पता है ये पूरा का पूरा समीकरण किसका है, ये पूरा समीकरण है समीकरण 1 से F12 का मान है। किसका मान है? F12 का। तो हमने सिद्ध क्या कर लिया, F21 बराबर माइनस F12, दोनों मान कैसे हो गए, बराबर हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि जब आवेश को कुछ निश्चित दूरी पर रखे जाएं तो दोनों दिशाओं में लगने वाले विपरीत बल भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। उन दोनों पर बल कैसे होना चाहिए, बराबर होते हैं। और इसे हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। यहां तक हमें लगता है सभी को बात समझ में आई होगी, और यदि नहीं आई होगी तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, हर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। अभी आपको मैं कुछ देर का समय दे रहा हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा, मैं आपको हर एक फिजिक्स के हर एक टॉपिक के बारे में एक एक वीडियो बनाता रहा हूँ, आपको हर एक चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे अपने घर पर भी बैठे हैं तो पढ़ाई से वंचित ना रहें। अगर मान के चलिए उनके पास किसी भी प्रकार कोई साधन नहीं है तो वो पढ़ाई से दूर ना आ जाएं, और कभी वो ये ना सोचे कि हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, तो घर बैठ कर भी पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर एक चीज को, कठिन से कठिन चीज को आसान बनाने की कोशिश करूंगा, और जब भी आपको जो भी परेशानी हो तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद बेटा मैं आपसे सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि यदि आपको ये सारी वीडियो अच्छी लग रही, थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ फिजिक्स हमारे लिए आसान है, 1% भी अगर आपको लगे कि फिजिक्स आसान है, ये हमें समझ में आ रहा है, तो प्लीज 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 इसको सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जितना हो सके तो शेयर करिए। सब्सक्राइब करके ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब में बेटा हम लोगों का भी ये चैनल चलता रहता है। आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हो सके तो शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।